देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, और मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना किसी भी फंक्शन को, किसी भी स्टाफ को, किसी भी प्रोडक्ट को, हर चीज़ों को, किसी भी, जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे भी मैनेजमेंट होगा वहाँ आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। जहाँ पे आप मैनेज करोगे वहाँ वो मैनेजमेंट के रूप में दिखेगा कि यहाँ पे मैनेज हो रहा है। किताबों को भी मैनेज करते हैं, वो भी एक मैनेजमेंट है। आप अलमारी में अपनी किताबें सजा के रखे रहे हो तो वो भी मैनेजमेंट है, लेकिन कोई सजा के तो रखता नहीं है, जहां मन किया वहीं किताब कॉपी फेंक देते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है कहता है रूल एंड रेगुलेशन को एंड डिसीजन मेकिंग को देख के चलता है। डिसीजन मेकिंग में क्या है? डिसीजन मेकिंग कैसे, किस लेवल पे हमें जाके डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन के लिए अब यहां पे होता है कि जब मैनेजमेंट होता है तो ध्यान रखना होगा, ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे तक चलता है, ऊपर से चलता है, टॉप से लोअर पे आता है तो क्या चलता है हमारा, क्या आता है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है। लेकिन टॉप से लोअर पे आता है तो हमें वहां पे ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाता है, टॉप पे जाता है, वो है रिक्वेस्ट। डिसीजन में यही सबसे मेन है कि आपको डिसीजन में देखना पड़ेगा किस तरीके का डिसीजन आप लेना चाहते हो। किसी भी जगह पे, आप किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी प्लेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो बिजनेस में हर लेवल पे आपको डिसीजन लेना जरूरी होता है। डिसीजन जैसे जैसे हम लोग डिसीजन लेंगे तो डिसीजन लेने का भी एक तरीका होता है। हर समय डिसीजन नहीं ले सकते, मन क्या आज डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं। उसको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि किस लेवल पे मुझे कहां तक डिसीजन लेना है। सारे डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होते, याद रखना पड़ेगा कि सारे डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होते, और सारे डिसीजन गलत भी नहीं होते। ये है कि गलत सारे डिसीजन, ऐसा नहीं कि एकदम सक्सेस हो गया, और ऐसा नहीं कि सारे डिसीजन मेरे गलत ही हो गए, नहीं। उसका भी एक रेशियो होता है, अपना अलग अलग एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिसीजन आपको देखना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आपका काउंट करता है, आपने कितना एक्सपीरियंस उस पर किया हुआ है। तो मैनेजमेंट हर जगह पे आप देखते हो, शादी विवाह में आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल में आपके शादी होती है, सारा मैनेजमेंट का लेवल का काम है। सारा डिसीजन मेकिंग, सारा एक एक पॉइंट आपका क्या चलता है, टॉप मैनेजमेंट से चलता है, लोअर पे आता है एकदम इस चीजों का, और लोअर से चलता है फिर टॉप पे जाता है। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। हमारे घर में भी है, आपके भी घर में होंगे। दादाजी से ऑर्डर चलता है, सबसे नीचे तक चलता रहता है, और नीचे से जब चलता है ना, बच्चों को पैसे किताब खरीदने हैं तो रिक्वेस्ट चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, टॉप मैनेजमेंट तक जाता है, तो वहां से उनकी रिक्वेस्ट सुनी जाती है। लेकिन ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट माना जाता है, कहाँ पे डिसीजन लेना है। हाँ, बच्चे ने सही बोला है, किताब के लिए पैसे चाहिए, तो भी डिसीजन देखना पड़ेगा हमें कि डिसीजन क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को भी डिवाइड किया जाता है। जैसे जैसे लोग होते हैं मैनेजमेंट में, जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे उनकी डिग्री होती है, वैसे वैसे उनकी क्वालिफिकेशन होती है। क्वालिफिकेशन के बाद उसी के हिसाब से उनको जॉब की कैटेगरी में रखा जाता है। तो लोअर मैनेजमेंट पे छोटे मोटे लेबर को रखा जाता है, बड़े लेवल पे हायर क्वालिफाइड लोगों को रखा जाता है। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क जो है हर जगह पे होता है। हर जगह आप देखोगे, घर में शादियां पड़ जाती हैं तो उसका भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है। हर जगह पे, किसी भी जगह पे देख लोगे, जहां भी मैनेजमेंट का काम हो रहा है, आजकल तो सारी जगह मैनेजमेंट ही चलता है,
तो वहां पे वर्क को भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा वर्क किस व्यक्ति के लिए पॉसिबल है और कौन सा व्यक्ति किस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मार्केट में जाके बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, मार्केटिंग करने का उनको अलग तरीका होता है। कुछ लोग अलग अलग तरीके से कंज्यूमर से बात करने में कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर लेते हैं, कुछ लोग मार्केट में लोगों को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके का उनका वर्क है, तो उसको डिवीजन ऑफ वर्क उनको दिया जाता है कि किस किस लोगों को कैसे कैसे वर्क हमें देना है। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट का पार्ट होता है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, क्लियर। दूसरा नंबर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जगह पे हर मैनेजमेंट में अथॉरिटी भी लोगों के अलग अलग होते हैं। आप बैंकों में चले जाओ, कैश काउंटर पे जाओगे तो वहां पे आप 50,000 का या 10,000 का लेके जाओगे चेक अपना, 10,000 का तो पेमेंट तुरंत दे देगा, लेकिन 20,000 की पेमेंट भी दे देगा, लेकिन 20,000 से ऊपर की पेमेंट वो जल्दी नहीं देगा। फिर उसके लिए अलग रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वहां पे बैंक में बैठा हुआ है, वो अथॉरिटी अलग है। वो जब तक एथोराइज नहीं करेगा, अगर 20,000 से ऊपर की पेमेंट है ना तो वो नहीं देगा आपको, जब तक कि उसके ऊपर वाला मैनेजमेंट उसको एथोराइज नहीं करेगा। तो ऑथराइजेशन भी अलग अलग लेवल पे सबको अलग अलग दी गई है। तो मैनेजमेंट में अथॉरिटी भी हर जगह पे अलग अलग होती है। आप देखोगे शादी विवाह में भी आपको अथॉरिटी सबके पास अलग अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस समय क्या काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लाइबिलिटीज भी एक तरह से कहा जा सकता है कि लाइबिलिटीज है मतलब वो उनको वर्क अपना टाइम पे पूरा करना ही करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटीज भी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना जरूरी है, आपको रिस्पॉन्स सही तरीके से देना पड़ता है। आप जाते हो, जब रिसेप्शन होता है, शादी होती है, तो आप देखते हो कि वहां पे कैटरिंग वाले अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे निभाते हैं। देखोगे वहां पे पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट का वर्क होता है, काउंटर पे सब कुछ लगा होता है, आपको टाइम टू टाइम अलग अलग चीजें आपको खाने के लिए सर्व की जाती है। तो वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट है, टाइम टू टाइम खाने का भी ऑर्डर दिया जाता है, फिर अनाउंस करते हैं कि हाँ खाना लग गया है, ये आप खा सकते हैं। तो ये सारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी चलता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को अथॉरिटी छोटी भी हो सकती है, अथॉरिटी बड़ी भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी भी हो सकती है। तीसरा यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या है कि हमारे जितने भी यूनिट हैं उसका एक अथॉरिटी पर्सन होगा, ऑथराइज पर्सन होगा, जो सारी यूनिट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। हर जगह पे आप देखते हो जहां पे भी मैनेजमेंट होता है, कहीं पे भी मैनेजर एक जरूर होता है। वहां पे जितने भी वहां पे लेबर कहिए या एम्प्लॉय कहिए जो वर्क करते हैं, उनके ऊपर एक ग्रुप बना होता है कि ये ग्रुप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, और वो ग्रुप अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, उसका मैनेजर। उसका मैनेजर उसको कंट्रोल करता है, पूरा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करेगा वो, और कंट्रोल करेगा, और उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो मैनेजर उनको क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा, प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा। उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ पे किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो उसको सॉल्व करेगा। अगर वो मैनेजर सॉल्व नहीं कर पाता है तो अपने सीनियर मैनेजर को वो अथॉरिटी को ट्रांसफर करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए वहां पे जाके कि हाँ हमें यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर उससे सॉल्व हो जाता है उस मैनेजर से, तो वो उसको वहीं पे सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड जो कहता है कि पूरी यूनिट को कंट्रोल करना, अपनी जो भी यूनिट है। आप क्लास में देखते हो 50 बच्चे बैठे होते हैं, एक टीचर उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो वो भी यूनिटी ऑफ कमांड है, वो कंट्रोल। अब इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश के ऊपर कमांड उनका है,
तो वो कंट्रोल करती हैं। हिंदी की टीचर है तो हिंदी के ऊपर कंट्रोल है, वो कंट्रोल करती हैं क्या क्या कैसे कैसे उनको पढ़ाना है, किस लेवल पे पढ़ाना है, वो सारी चीजें उनके ऊपर। यूनिटी ऑफ कंट्रोल जो है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है उनका देखा जाता है। चौथा जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी को हमें डायरेक्शन देना है, किस डायरेक्शन में हमें क्या काम करना है। तो यहां पे कहता है वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड एंड वन प्लान मतलब आपको एक प्लान के ऊपर पूरा आपका फोकस होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, जो अथॉरिटी आपको दी गई है, बस उसी के अंडर में रह के आप अपने वर्क को कंप्लीट करोगे। ये नहीं कि काम आपको कुछ और दिया गया है, काम आप कुछ और कर रहे हो, तो उसका आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से जिस प्लान के लिए आपको रखा गया है उसी प्लान पे आपको काम करना होगा। और मैनेजर का भी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही डायरेक्शन दिखाता रहे। जो भी वहां पे सीनियर है, मैनेजर हो या सीनियर व्यक्ति जो भी हो, जो भी सीनियर हो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सही डायरेक्शन पे लेके जाए, बताए कि हमें कौन कौन सा वर्क कितने कितने दिनों में कंप्लीट करना है। तो ये प्रॉपर तरीके से मैनेजर को भी देखना पड़ेगा और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अपने वर्क को सही समय पे वो कंप्लीट करे। और ये अथॉरिटी भी है उसके पास, जितनी अथॉरिटी होगी उतने तक ही वो, अगर मान लीजिए एज्यूम करते हैं अगर उसे सैलरी 1-1 लाख रुपए तक की दे सकता है तो वो 1 लाख रुपए सैलरी तक ही अपने एम्प्लॉय को ज्वाइन कराएगा। अगर उससे ज्यादा है, अगर कोई 1.25 मांग रहा है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो अपने सीनियर अथॉरिटी से बात करना उसे पड़ेगा। जहां तक उसकी अथॉरिटी है वो वहीं तक काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो वर्क नहीं कर सकता। तो यहां पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि किस किस वर्क को किस किस टाइम पे हमें कंप्लीट करना है। तो इसलिए पूरा प्रॉपर तरीके से अपने प्लान को पहले से ही प्रॉपर तरीके से लिख लेना पड़ेगा और लिखने के बाद ही वो उसे पूरा तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा, अपने जूनियर को बताना पड़ेगा जो भी उसके यूनिट में है, और उससे वैसा ही वर्क कराना पड़ेगा। तो उनके लिए वैसे ही रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराने पड़ेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मैनेजर की। जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो यूनिट सही तरीके से काम नहीं कर सकता है, कितना भी अच्छा डायरेक्शन क्यों ना हो, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज भी, डायरेक्शन के साथ रिसोर्सेज भी होने चाहिए। और पूरा प्लान, टाइम टू टाइम प्लान भी पता होना चाहिए सभी जूनियर को, तो जाके आपका वर्क सही तरीके से कंप्लीट हो सकता है।